हेलो दोस्तों, हमारे इस नए चैनल ट्रू स्टोरीज के पहले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मृत्युंजय। दोस्तों, हमारे इस पहले एपिसोड की जो कहानी है वह एक ऐसे वैज्ञानिक के जीवन पर आधारित है जिसने भारत के स्पेस टेक्नोलॉजी को यानी अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने जो महान तरक्की हासिल की है उसे आगे बढ़ाने के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। बावजूद इसके उसे विदेशी षड्यंत्र का शिकार होना पड़ा, जेल जाना पड़ा, पूरे देश भर में बदनामी हुई सिर्फ दूसरों के षड्यंत्र की वजह से, और उस वैज्ञानिक का पूरा करियर चौपट हो गया। एक ऐसा वैज्ञानिक जो अगर भारत के लिए काम नहीं कर पाता तो शायद भारत स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन अपने यहां विकसित नहीं कर पाता था। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसे 1960 के दशक के अंत में और 1970 के दशक में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के लिए काम करने का भी मौका मिला था, लेकिन उसने अमेरिका के नासा के उस ऑफर को ठुकराकर भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के लिए काम करने का फैसला किया। लेकिन जब वह भारत की सबसे महत्वाकांक्षी स्पेस परियोजना पर काम कर रहा था, यानी क्रायोजेनिक इंजन के विकास के लिए काम करना शुरू कर चुका था, ठीक उसी समय विदेशी षड्यंत्र की वजह से उसके ऊपर देश के साथ गद्दारी के आरोप लगे, उसे 50 दिनों से भी ज्यादा जेल में रहना पड़ा, उसके और उसके पूरे परिवार की बहुत घोर बदनामी हुई और पूरा का पूरा उसका वैज्ञानिक करियर ही चौपट हो गया। हालांकि भारत सरकार ने हाल में ही पुरानी भूल को सुधारते हुए, या यूं कहें कि उस वैज्ञानिक के जख्मों पर मरहम लगाते हुए उसे भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है 2019 में। तो दोस्तों, इस कहानी को आगे सुनाने से पहले मेरा आपसे यह रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश करें। और दोस्तों, एक बात और मैं बता दूं, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरे वीडियो को जरूर देखिए, बीच में स्किप मत करिएगा, बल्कि पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए अब इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, 1 जुलाई को एक फिल्म रिलीज हुई आर माधवन की। फिल्म का नाम है रॉकेटरी और यह फिल्म आधारित है इसरो से जुड़कर लंबे समय तक काम करने वाले वैज्ञानिक नाम्बी नारायणन की। दोस्तों, 1941 में तमिलनाडु में जन्मे नाम्बी नारायणन जब एक युवा इंजीनियर थे, उन्हीं दौरान उनकी मुलाकात उस दौर के सबसे बड़े भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई से हुई और नाम्बी नारायणन की प्रतिभा को देखते हुए विक्रम साराभाई ने नाम्बी नारायणन को सलाह दी कि वे अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा में जाकर पढ़ाई करें, वहां रिसर्च का काम करें, और नाम्बी नारायणन ने ऐसा किया भी। जब नाम्बी नारायणन ने नासा में अपना रिसर्च का काम पूरा कर लिया तब उन्हें नासा में नौकरी करने का ऑफर भी मिला, लेकिन उतने बड़े ऑफर को ठुकराकर नाम्बी नारायणन ने भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ काम करने का फैसला किया और वे भारत लौटकर चले आए। विक्रम साराभाई की पहल पर नाम्बी नारायणन को इसरो ने लिक्विड फ्यूल पर आधारित रॉकेट इंजन के विकास के काम में लगाया और इस तरह नाम्बी नारायणन को यह श्रेय जाता है कि उन्होंने भारत को लिक्विड फ्यूल पर आधारित रॉकेट इंजन की तकनीक से परिचित कराया। भारत के लिए बहुत जरूरी था कि वह सॉलिड प्रोपेलेंट यानी सॉलिड ईंधन पर आधारित रॉकेट के बजाय लिक्विड फ्यूल यानी तरल ईंधन पर आधारित रॉकेट इंजन तैयार करे, जिसकी वजह से भारत अपने सैटेलाइट्स को स्पेस में ज्यादा ऊंचाई तक उसकी कक्षा में स्थापित कर सकेगा, क्योंकि इसरो की यह सबसे बड़ी बाधा थी और भारत को समय समय पर अपने सैटेलाइट्स को ज्यादा ऊंचाई पर स्थापित करने के लिए अमेरिका, रूस और यूरोप के उन्नत देशों से ऐसे लॉन्च व्हीकल्स की सेवाएं लेनी पड़ती थीं, लेकिन इसके लिए भारत को एक बहुत मोटी रकम देनी पड़ती थी और भारत जैसे गरीब विकासशील देश के लिए यह कीमत बहुत ज्यादा हुआ करती थी। इसीलिए भारत के लिए जरूरी था कि वह लिक्विड फ्यूल पर आधारित रॉकेट इंजन की तकनीक को जल्दी से जल्दी विकसित करे।
दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि लिक्विड फ्यूल पर आधारित रॉकेट इंजन को क्रायोजेनिक इंजन के नाम से भी जाना जाता है। 1990 के दशक की शुरुआत में भारत और रूस के बीच एक समझौता होता है और इस समझौते के अंतर्गत रूस की स्पेस एजेंसी भारत को 230 करोड़ रुपए में क्रायोजेनिक इंजन, जो कि लिक्विड फ्यूल पर आधारित थी, यानी तरल ईंधन पर आधारित थी, वह देने का वादा करता है। लेकिन अमेरिका पहले से ही 950 करोड़ रुपए में वही क्रायोजेनिक इंजन भारत को देने के लिए दबाव बना रहा था। यानी अमेरिका जो इंजन भारत को 950 करोड़ रुपए में बेचना चाहता था, रूस उसे महज 230 करोड़ रुपए में ही उपलब्ध करा रहा था। दूसरी ओर फ्रांस वही इंजन 650 करोड़ रुपए में देने के लिए अपनी ओर से प्रयास कर रहा था। लेकिन भारत के लिए रूस के साथ किया गया समझौता बहुत ज्यादा फायदेमंद था। लेकिन उसी दौर में, यानी 1990 के दशक की शुरुआत में, रूस की माली हालत बहुत खराब हो रही थी, क्योंकि सोवियत यूनियन का विखंडन हो चुका था और रूस भारी आर्थिक संकट की स्थिति से जूझ रहा था। उस समय रूस के राष्ट्रपति थे बोरिस येल्सिन और अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश सीनियर। सोवियत यूनियन के विखंडन के बाद रूस अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अमेरिका से मिलने वाले कर्ज पर बहुत ज्यादा निर्भर कर रहा था। यानी रूस अमेरिका से मिलने वाले कर्ज का मोहताज था। इसी का फायदा उठाकर अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर ने रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन पर इस बात का दबाव डाला कि वे भारत को क्रायोजेनिक इंजन नहीं बेचें, और अमेरिकी दबाव में आकर रशिया ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया। इसके बाद भारत की सरकार ने इसरो के लिए 300 करोड़ रुपए का एक बजट सैंक्शन किया और क्रायोजेनिक अपर स्टेज नाम से एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की इसरो ने, जिसके अंतर्गत भारत ने तय किया था कि वह स्वदेशी तकनीक पर आधारित क्रायोजेनिक इंजन विकसित करेगा। यह वर्ष था 1994 का और इसरो के इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे नाम्बी नारायणन और उनकी टीम। और नाम्बी नारायणन और उनकी टीम इस प्रोजेक्ट पर काफी उत्साहवर्धक तरीके से काम कर रही थी और शुरुआती नतीजे काफी उत्साहित करने वाले भी थे। लेकिन उसी साल 20 अक्टूबर को, यानी 1994 के 20 अक्टूबर को, मालदीव की एक महिला नागरिक को भारत में गिरफ्तार किया जाता है। मालदीव की उस महिला नागरिक का नाम था मरियम रशीदा। मालदीवियन सिटीजन मरियम रशीदा को केरल पुलिस के स्पेशल ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। मरियम रशीदा पर यह आरोप था कि वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम कर रही थी और ISI ने उसे भारत में एक खास मकसद से भेजा था कि वह इसरो के वैज्ञानिकों को हनी ट्रैप करके ISI की ओर से घूस देकर उनसे इसरो के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हासिल करे। ऐसा कहा जाता है कि मरियम रशीदा की गिरफ्तारी के बाद उसने केरल पुलिस को भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के कुछ वैज्ञानिकों का नाम बताया जो मरियम रशीदा के संपर्क में थे, और उन वैज्ञानिकों में उसने नाम्बी नारायणन का नाम लिया। इतना ही नहीं, इसरो के डेप्यूटी डायरेक्टर डी शशि कुमारन का भी नाम इस प्रकरण में सामने आया और नवंबर में नाम्बी नारायणन और डी शशि कुमारन को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा रूसी स्पेस एजेंसी में भारतीय प्रतिनिधि वैज्ञानिक चंद्रशेखरन को भी केरल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन वैज्ञानिकों की गिरफ्तारी के बाद क्रायोजेनिक इंजन के विकास में इसरो की ओर से जो जोर शोर से प्रयास हो रहा था वह काम रुक गया। और न सिर्फ वो काम कुछ समय के लिए रुका, बल्कि क्रायोजेनिक इंजन विकसित करने के क्षेत्र में भारत कम से कम 15 साल पिछड़ गया या उससे ज्यादा ही। नवंबर 1994 में गिरफ्तार होने के बाद नाम्बी नारायणन, डी शशि कुमारन और चंद्रशेखरन से पहले IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने बहुत कड़ाई से, बहुत ही सख्ती के साथ पूछताछ की। बाद में CBI को यह मामला हैंडओवर किया गया जांच के लिए और उन्होंने भी बहुत सख्ती से इन लोगों से पूछताछ की। कहा जाता है
कि नाम्बी नारायणन, डी शशि कुमारन और चंद्रशेखरन के साथ थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया गया, उनके ऊपर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया गया, जो एक वैज्ञानिक के लिए कहीं से भी उचित नहीं था। और एक तरफ 50 दिनों से भी ज्यादा समय पुलिस की हिरासत में रहे यह वैज्ञानिक शारीरिक यातना और मानसिक प्रताड़ना झेलते रहे, तो दूसरी ओर मीडिया ने इस मामले को बहुत जोर शोर से उछाला। मीडिया की ओर से रोज ऐसी कहानियां समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में सामने आने लगीं, जिससे पूरे देश को यह लगने लगा कि नाम्बी नारायणन और उनकी टीम देश की गद्दार है और उन्होंने राष्ट्रीय हित के साथ समझौता किया है। क्योंकि केरल पुलिस के शुरुआती जांच में मालदीवियन नागरिक मरियम रशीदा ने कुछ इसी किस्म के आरोप लगाए थे कि मरियम रशीदा के हनी ट्रैप में फंसकर और उससे आईएसआई की ओर से घूस लेकर के भारतीय वैज्ञानिकों ने इसरो की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को लीक कर दी है। बताया जाता है कि नाम्बी नारायणन की पत्नी को भी बहुत ज्यादा टॉर्चर झेलना पड़ा। वे अगर किसी मंदिर में जाती तो पुजारी उनको प्रसाद देने से मना कर देता या फिर उनके लिए पूजा कराने से भी मना कर देता। जब वो बाजार में ऑटो वाले को रोकती बैठने के लिए तो ऑटो वाला उन्हें अपने ऑटो में बिठाने से मना कर देता और पूरा का पूरा समाज उन्हें एक राष्ट्रद्रोही की पत्नी के रूप में प्रताड़ित करने लगा। लेकिन इस पूरी पूछताछ के दौरान ये बात उभर कर सामने आई कि इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन विकसित करने में जो कुछ भी सफलता हासिल की थी वह अभी इस स्टेज में था कि उसे किसी देश को शेयर किया ही नहीं जा सकता था, क्योंकि वह कतई विकसित स्टेज में नहीं था। यानी भारतीय वैज्ञानिकों ने क्रायोजेनिक इंजन के क्षेत्र में जो कुछ भी काम किया था और जिस जानकारी को पाकिस्तान की आईएसआई हासिल करना चाहती थी उसे हासिल करके किसी भी तरह का वैज्ञानिक प्रयोग नहीं किया जा सकता था या उसका कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा इसरो की ओर से इस बात का भी खुलासा किया गया कि वह अपने किसी भी चीज को कॉन्फिडेंशियल या क्लासिफाइड नहीं रखती है। यानी अगर किसी चीज को इसरो के द्वारा कॉन्फिडेंशियल या क्लासिफाइड नहीं रखा जाता तो फिर लीक के सारे आरोप ही बेबुनियाद हैं। जब सीबीआई ने इस बात की गहराई से जांच की तो ये बात उसे पता चली, यानी सीबीआई को पता चली कि किसी भी तरह की जानकारी लीक नहीं की गई है किसी भी रूप में। और सीबीआई ने केरल हाई कोर्ट में इस मामले का क्लोजर रिपोर्ट पेश किया। 50 दिनों के बाद नाम्बी नारायणन और उनके टीम के लोगों को जमानत मिलने लगी। बावजूद इसके ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि कानूनी प्रक्रिया 1994 के बाद भी लंबी चली और 1996 में पहली बार केरल हाई कोर्ट ने इस मामले के सभी आरोपियों को निर्दोष घोषित कर दिया, जबकि 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने इसरो स्पाई केस के सभी आरोपियों को निर्दोष घोषित कर दिया। अगले साल 1999 में नाम्बी नारायणन को इसरो में फिर से बहाल किया गया और 2001 में नाम्बी नारायणन रिटायर हुए। यह तो साफ साफ तौर पर दिखता है कि कुछ विदेशी शक्तियां नहीं चाहती थीं और ये आरोप अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के ऊपर भी आरोप लगता है कि वह भारत के स्पेस प्रोग्राम को बाधित करने के लिए इस तरह का काम हमेशा ही करता रहा है। हालांकि लंबी अदालती प्रक्रिया के बाद सभी वैज्ञानिकों और आरोपियों को निर्दोष तो घोषित कर दिया गया, लेकिन इसका सबसे बड़ा खामियाजा देश के स्पेस प्रोग्राम को भुगतना पड़ा और वो कम से कम 1.5-2 दशक पिछड़ गया। दूसरी ओर भारत के बेहद समर्पित, बहुत गंभीरता के साथ काम करने वाले, काफी इंटेलिजेंट माने जाने वाले वैज्ञानिकों का साइंटिफिक करियर भी खत्म हो गया। हालांकि नाम्बी नारायणन को जिस प्रकार की प्रताड़ना झेलनी पड़ी उसके लिए केरल हाई कोर्ट के आदेश पर केरल सरकार ने उन्हें 1 करोड़ से भी ज्यादा की रकम दी। इसके अलावा मानवाधिकार आयोग के आदेश पर भी केरल सरकार ने उन्हें 10 लाख रुपए की रकम दी और 2019 में नाम्बी नारायणन को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये थी इसरो स्पाई केस की पूरी कहानी।
तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, और जाते जाते आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कुछ सुझाव हो या कुछ प्रश्न हो तो उन सुझावों और प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर हमें इसकी जानकारी दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।